कुषाण वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कल हमने विदेशी जातियों के बारे में, विशेषकर शकों के बारे में पढ़ा था। तो शक, हुण और कुषाण ये तीनों ही विदेशी जातियों थी और तीनों ने ही अफगानिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत के बीच में स्थित बोलन दर्रे से भारत में प्रवेश किया था। किस दर्रे से? बोलन दर्रे से। तो जिस तरीके से शकों ने हमारे देश में 4 शाखाएं स्थापित की थी, जिसमें पहली थी तक्षशिला, दूसरी उज्जैन, तीसरी मथुरा और चौथी शाखा नासिक के अंतर्गत स्थापित की थी, तो उसी प्रकार हुण समुदाय ने भी भारत के अंतर्गत अपनी शक्ति को मजबूत किया। तो इसमें 2 प्रमुख शासकों के नाम आते हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हैं तोरमान। तो हुण एक बर्बर जाति, कैसी जाति थी? बर्बर, अर्थात मारकाट करने वाली जाति थी। इन्होंने भी शकों के समान बोलन दर्रे से ही भारत में प्रवेश किया था। तो उसमें पहला शासक तोरमान था। तोरमान ने अपनी सत्ता भारत के अंतर्गत 458 ईस्वी में स्थापित की, अर्थात भारत के अंतर्गत हुण शक्ति को इन्होंने ही आगे बढ़ाया। इस समय भारत का गुप्त वंश का राजा स्कंदगुप्त था। कौन था? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने तोरमान को पराजित किया। फिर भी उसने भारत के कई प्रदेशों को जीता, या उस समय बृहत्तर भारत के कई प्रदेशों को जीतने में सफलता प्राप्त की। ऐसे प्रदेशों के अंतर्गत थे सिंध, मालवा, राजपूताना, पंजाब। कौन से प्रांत थे? पंजाब। इनके 4 प्रमुख प्रांत थे, सिंध, मालवा, राजपूताना और पंजाब। इन चारों प्रदेशों को तोरमान ने जीता और अपने हुण साम्राज्य की स्थापना की थी। इसके बाद में इसने इन प्रदेशों को जीतने के बाद में महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। महाराजाधिराज, ये इसकी उपाधि प्रसिद्ध है, इसको धारण किया था। तो स्कंदगुप्त ने इसको तो हराने का प्रयास किया, अर्थात तोरमान ने पराजित हुआ था, लेकिन इसके अलावा सिंध, मालवा, राजपूताना ये जो प्रदेश थे, इसने जीतने में सफलता प्राप्त की। इसके बाद में इसका पुत्र मिहिरकुल शासक बनता है। मिहिरकुल एक प्रतापी शासक था। इसने प्रारंभिक अवस्था के अंतर्गत उत्तर पश्चिमी प्रदेशों को जीतने में सफलता प्राप्त की, अर्थात जो गुप्त से संबंधित उनका जो साम्राज्य था, या मगध के आसपास के जो प्रदेश थे, उनको जीतने में सफलता प्राप्त की। लेकिन इसके बाद में जब इसने मालवा पर अधिकार करने का प्रयास किया, तो ये यशोधर्मा से पराजित हुआ। यशोधर्मा ये मालवा का शासक था, इससे पराजित हो गया था। और जब ये मालवा से पराजित हो गया तो ये कश्मीर चला गया था, और इसके बाद में इसने कश्मीर के आसपास के प्रदेशों को जीतने में अपनी सफलता प्राप्त की थी। इसके बाद में ये गांधार या सियालकोट जैसे प्रदेशों के अंतर्गत भी शासन स्थापित किया, और इसने अपनी राजधानी भी सियालकोट को बनवाई थी। किसको बनवाई थी? सियालकोट को। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि मिहिरकुल भी एक शक्तिशाली शासक था, लेकिन मालवा के शासक यशोधर्मा ने इसे पराजित कर दिया, सियालकोट को राजधानी बनाई, और कश्मीर व अफगानिस्तान के आसपास के प्रदेशों को जीतने में इसने सफलता प्राप्त की। तो अब है इस हुणों की बात पर क्या प्रभाव पड़े। तो पहला प्रभाव तो ये पड़ा कि हमारे देश के अंतर्गत गुप्त साम्राज्य नष्ट हो गया। गुप्त साम्राज्य नष्ट हो गया। भारतीयों की राजनीतिक सत्ता धीरे धीरे समाप्त हो गई। इसी प्रकार भारत के अंतर्गत बौद्ध धर्म से संबंधित जो स्तूप थे वो नष्ट हो गए। स्तूप व मठ नष्ट हो गए। तो इस तरीके से भारत की आंतरिक जो राजनीतिक स्थिति थी वो नष्ट भ्रष्ट हो गई, अर्थात भारत के कई इससे पहले बड़े राज्य थे, अब वे छोटे राज्यों के अंतर्गत परिवर्तित हो गए। तो इस प्रकार हुणों से यही प्रभाव पड़ा कि भारत के अंदर पूरी तरीके से गुप्त साम्राज्य नष्ट हो गया।
भारत के अंतर्गत बौद्ध धर्म का ये बड़ा कट्टर था। मीरपुर अर्थात यूं कह सकते कि हुण वंश के राजा बौद्ध धर्म का विकास नहीं होना देना चाहते थे, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत बौद्धों के मठों को भी इन्होंने नष्ट कर दिया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हुण भारत के अंतर्गत एक बर्बर जाति थी, फिर भी बाद में इन्होंने भारतीय धर्म समाज और संस्कृति को अपनाने का प्रयास भी किया था। इसके बाद में है कुषाण वंश। कुषाण वंश की शक्ति भी भारत के अंदर काफी लंबे समय तक या प्रथम शताब्दी के अंतर्गत स्थापित हुई थी, अर्थात उनका साम्राज्य भी भारत के अंदर काफी लंबा चला। तो कुषाण वंश, कुषाण प्रारंभिक अवस्था के अंदर देखा जाए जी चीन के रहने वाले थे। इन्हें यूची या टोचिलियन के नाम से भी जाना जाता है। यूची या टोचेरियन के नाम से भी जानते हैं, अर्थात यूजी कबीले से संबंधित थी। कहा जाता है कि इनकी टोटल 5 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी? 5 शाखाएं चीन के अंतर्गत थी, उसमें से एक शाखा भारत के अंतर्गत आई। तो इस कुषाण वंश की भारत के अंतर्गत स्थापना करने वाला जो पहला विद्वान है वो था कुजुल कर्टिसस प्रथम। कुजुल कर्टिसस प्रथम था, जिसने हमारे देश के अंतर्गत पहली बार कुषाण सत्ता की स्थापना की थी। कहा जाता है कि इसने सबसे पहले भारतीय वैदिक धर्म का पोषण किया, अर्थात वैदिक धर्म को अपनाया, और इसे कुषाण वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। संस्थापक कहां पर? भारत में। अर्थात भारत में कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कर्टिसस था, जिसने वैदिक धर्म को संरक्षण प्रदान किया। इसी के साथ इसने भारत के उत्तर पश्चिमी प्रदेशों को जीता। उन प्रदेशों के नाम है अफगानिस्तान, काबुल, कंधार और दक्षिणी कश्मीर। दक्षिण कश्मीर के प्रदेशों को जीता। तो इस प्रकार कुजुल कर्टिसस ने भी भारत के अंतर्गत बोलन दर्रे के अंतर्गत ही प्रवेश किया था, और अफगानिस्तान के आसपास के प्रदेशों को, यह भारत के उत्तर पश्चिम प्रदेशों को जीतने में सफलता प्राप्त की। इसने हिंदू धर्म को ग्रहण कर लिया था। तो इस प्रकार प्रारंभिक अवस्था के अंतर्गत ये श्रेष्ठ शासक था। इसके बाद में कुषाण वंश का दूसरा जो महत्वपूर्ण शासक हुआ वो था भीम कर्टिसस। द्वितीय के नाम से इसे जानते हैं, या कुजुल कर्टिसस द्वितीय के नाम से भी इसे जानते हैं। तो ये शासक हुआ था, ये शैव धर्म का उपासक था, अर्थात इसने भारत के अंतर्गत शिव धर्म अपनाया, अर्थात शिव धर्म का अनुयायी था। इसलिए इसने जितने भी सिक्के जारी किए उनके ऊपर त्रिशूल, त्रिभुज, व्याघ्रचार्य या व्याघ्र चर्माग्राही कह सकते हैं, चर्माग्राही, और इसके अलावा नंदी के चित्र मिलते हैं। कहने वाले इसके जो भी सिक्के हैं, जितने भी सिक्के हैं उन सिक्कों पर त्रिशूल की आकृति है, त्रिभुज की है, व्याघ्र चर्माग्राही की है और नंदी की है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि भीम कर्टिसस भारत के अंतर्गत शैव धर्म का उपासक था। इसने हमारे देश के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जो प्रदान की थी वो ये थी कि सबसे पहले नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। कौन से सिक्के? सोने के सिक्के, सोने के सिक्के।
ये कई बार पूछा जाता है, कंपटीशन क्वेश्चन है कि भारत के अंतर्गत पहली बार नियमित रूप से सोने के सिक्के प्रारंभ करने वाला शासक कौन था? तो आपका उत्तर क्या होगा? भीम कर्टिसियस द्वितीय था। तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के नियमित रूप से भीम कर्टिसियस प्रथम ने चलाए। ये शैव धर्म का अनुयायी था, क्योंकि ये जानकारी हमें उनके द्वारा प्रदान की सिक्कों से प्राप्त होती है। सिक्कों पर त्रिशूल, त्रिभुज, व्याघ्र और नंदी जैसे चित्र अंकित मिलते हैं। इसके बाद में जो तीसरा सबसे शक्तिशाली जो शासक हुआ था वह था कनिष्क। कौन था? कनिष्क। कहा जाता है कि कुषाण वंश के जितने भी शासक हुए उन सभी शासकों में कनिष्क सबसे समृद्धिशाली और एक शक्तिशाली शासक था। भारत के अंतर्गत इसने 78 ईस्वी के अंतर्गत अपनी सत्ता स्थापित की थी। तो कनिष्क की कई उपलब्धियां मौजूद है। उनके अंतर्गत पहली उपलब्धि यह है कि चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन, यह आयोजन कश्मीर के अंतर्गत हुआ और कश्मीर में भी स्थान का नाम था कुंडल वन। कुंडल वन ये कश्मीर का स्थान था जहां पर चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। और इस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता करने वाला विद्वान था वसुमित्र। वसुमित्र अर्थात आप यूं कह सकते हैं कि वसुमित्र की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगीति कहां पर आयोजित हुई? कश्मीर के कुंडल वन नामक एक उपवन में एक बगीचे के अंतर्गत हुई थी, जहां पर महायान बौद्ध धर्म का विकास करना उसका पहला लक्ष्य था। इसके बाद में इसने अपनी राजधानियां भी स्थापित की। कनिष्क की राजधानी इसकी दो राजधानियां थी, जिसमें प्रथम राजधानी पेशावर और द्वितीय राजधानी मथुरा थी। मथुरा पेशावर को पुरुषपुर के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात सम्राट कनिष्क ने दो राजधानियों की स्थापना की, जिसमें पहले का नाम पेशावर पुरुषपुर था और दूसरे का नाम मथुरा था। अर्थात पेशावर पाकिस्तान के अंतर्गत स्थित थी, जबकि मथुरा भारत के अंतर्गत स्थित थी। इसके बाद में जो तीसरा बिंदु है वह यह है कि इसने कनिष्कपुर नगर की स्थापना की। कनिष्कपुर, ये कनिष्कपुर नगर कश्मीर के अंतर्गत स्थित था। कहां पर था? कश्मीर में इस कनिष्कपुर नगर की स्थापना की। नंबर 4 है अगला इसका जो महत्वपूर्ण कार्य था वो था शक समत की स्थापना। शक समत की स्थापना, ये स्थापना 78 ईस्वी के अंतर्गत की। आज हमारे देश के अंतर्गत अधिकांश जो कार्य है वो शक समत के रूप में भी किया जाता है। तो शक समत की स्थापना करने वाला विद्वान कौन था? कनिष्क था। ये कई बार परीक्षा के लिए पूछा जाता है कि भारत में शक समत की स्थापना कब हुई और इसकी स्थापना करने वाला कौन था? तो 78 ईस्वी में हुई और स्थापना करने वाला कनिष्क था। इसी प्रकार इसका जो अगला महत्वपूर्ण कार्य है वो ये है कि इसने कई राज दरबार के अंदर कई विद्वानों को संरक्षण दिया। अर्थात संरक्षण ऐसे विद्वानों के अंतर्गत देखा जाए तो सबसे पहले बौद्ध विद्वान हैं। बौद्ध विद्वानों के अंतर्गत पार्श्व, वसुमित्र, अशोघोष, ये तीनों ही बौद्ध विद्वान थे। अर्थात बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए इसके दरबार में 3 प्रमुख विद्वान रहते थे, पार्श्व, वसुमित्र और अशोघोष। वसुमित्र जो चौथी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष भी था, तो इसके राज दरबार में संरक्षण प्राप्त था। अर्थात कनिष्क के राज दरबार में तीनों बौद्ध विद्वान निवास करते थे। इसके अलावा एक चरक नामक चिकित्सक भी रहता था। चरक कौन था? चिकित्सक था। और तीसरा विद्वान नागार्जुन था। नागार्जुन था
और नागार्जुन गणितज्ञ था, अर्थात गणित का जानकार था। तो आप समझ गए होंगे कि पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष तीनों बौद्ध विचारक थे, जबकि चरक इसके दरबार में रहने वाला चिकित्सक था और नागार्जुन इसके दरबार में, कनिष्क के दरबार में रहने वाला गणितज्ञ था। इस प्रकार गणित, चिकित्सा पद्धति और बौद्ध धर्म का विकास अधिकांश रूप से जो हुआ था वो इस कुषाण वंश के शासनकाल के अंतर्गत ही हुआ था। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कनिष्क के साथ साथ या कनिष्क ने अपनी शासन प्रणाली में यहाँ पर कई अन्य गतिविधियों का भी विकास किया। कहा जाता है कि इसके काल में हमारे देश का जो व्यापार है वो रोम के साथ होता था। किस देश के साथ? रोम, जो वर्तमान में इटली की राजधानी है। यहाँ तक अपना व्यापार है वो अधिकांश रूप से होता था। तो इस प्रकार भारत आर्थिक दृष्टि से एक समृद्धिशाली देश था। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत देश के अंदर जो विदेशी जातियां आई थी उन जातियों ने भारतीय धर्म के अंतर्गत या विज्ञान के अंतर्गत आत्मसातीकरण भी किया। आत्मसातीकरण का मतलब होता है घुल मिल जाना। आत्मसातीकरण की प्रक्रिया भी अपनाई थी। आत्मसातीकरण से मतलब यह है कि शक, हुण, कुषाण तीनों जातियां भारत के अंतर्गत निवास करने लगी और उन्होंने भारतीय समाज व संस्कृति का विकास किया। किसका विकास किया? समाज व संस्कृति को अपनाया। इसी प्रकार नंबर 2, भारत के अंतर्गत बौद्ध धर्म, उन्होंने बौद्ध धर्म भी ग्रहण किया। नंबर 3, उन्होंने वैदिक धर्म का भी पालन किया। और नंबर 4 कह सकते हैं कि उन्होंने जैन धर्म को भी प्रश्रय प्रदान किया था। यहाँ पर यूं कह सकते हैं कि भारतीय मूर्ति कला के विकास में भी इनका योगदान था। जैसा कि गांधार और मथुरा कला में भारतीय संस्कृति का प्रभाव हमें दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उन्होंने भारतीय धर्म के अंतर्गत शिव धर्म या शैव मत, वैदिक धर्म का विकास भी तेजी से किया। इस प्रकार भारत की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के रूप में शक, हुण, कुषाण ये तीनों जातियां घुल मिल गई थी। तो इस तरीके से अपना जो स्वर्णिम भारत का इतिहास का जो पहला पार्ट है वो इन विदेशी जातियों के साथ ही समाप्त होता है। लेकिन इससे के अलावा एक बार हम पुनः देख लेते हैं कि इस पाठ के अंतर्गत कौन कौन से वंश थे और उनकी प्रमुख उपलब्धियां क्या क्या थी। तो संक्षिप्त में एक बार मैं आपको पुनः बता देता हूं। तो अपना जो पहला पाठ था स्वर्णिम भारत का इतिहास, स्वर्णिम भारत का इतिहास, इसके अंतर्गत सबसे पहले हमने महाजनपद पढ़ा। महाजनपद कितने थे? 16 थे। उसमें से 4 शक्तिशाली महाजनपद थे, जिसमें पहला था मगध, दूसरा था वत्स, तीसरा था कौशल, चौथा था अवंती। तो इस तरीके से ये 4 शक्तिशाली महाजनपद थे और इसमें जागल, मत्स्य, सुरसेन, सीधी ऐसे हमने 4 जनपद राजस्थान के अंतर्गत भी पढ़े थे। तो ये 4 शक्तिशाली महाजनपद थे। कहने मतलब महाजनपदों का उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ के अंतर्गत प्राप्त होता है। इसके बाद में हमने मौर्य वंश के बारे में जाना था। मौर्य वंश के बाद में गुप्त वंश, शक वंश, सातवाहन वंश,
वर्धन वंश, पाल वंश, इस तरीके से राष्ट्रकूट वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, चोल वंश, चालुक्य वंश, पल्लव वंश, और 3 विदेशी जातियों के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें थी शक, होण और कुषाण। तो ये बात पुनः देख लीजिए, इनको थोड़ा संक्षिप्त में आपको बता देते हैं। तो स्वर्णिम भारत के इतिहास के अंतर्गत समुद्र पार भारतीय प्रदेशों को द्वीपांतर के नाम से जाना जाता है, और इसके अंदर सबसे पहले महाजनपद का हमने उल्लेख किया था, जिनकी संख्या 16 है, और यह अंगुत्तर निकाय में इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है, जिसमें से मगध, वत्स, कोसल और अवंती 4 शक्तिशाली जनपद थे। इसके बाद में मौर्य वंश की स्थापना है वो 322 ईसा पूर्व के अंतर्गत भारत में हुई थी, और इसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर से 305 ईसा पूर्व एक संधि की थी, और उस संधि की सभी शर्तें सेल्यूकस निकेटर ने मानी थी, और चंद्रगुप्त मौर्य की अंतिम रूप से मृत्यु है वो स्वर्ण बैल गोला कर्नाटक के अंतर्गत हो गई थी। इसके बाद में सम्राट बिंदुसार था। बिंदुसार के दरबार में एंटियोकस और डायनेक्स जैसे विद्वान या राजदूत भारत के अंतर्गत आए थे, और इसके शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, जिसमें प्रथम का नेतृत्व अशोक ने और द्वितीय का सुशील नामक विद्वान ने किया था। इसके बाद तीसरा सम्राट मौर्य वंश का अशोक था, और अशोक ने कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व लड़ा था। इसने देवनाम, प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय जैसी उपाधियां भी धारण की, जिसकी जानकारी हमें मास्की और गुजरात अभिलेखों से प्राप्त होती है। इसी प्रकार मौर्य वंश के अंतर्गत हमने केंद्रीय प्रशासन समाज के बारे में जाना। केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत सीता अध्यक्ष प्रमुख अधिकारी था, जो कृषि कार्य से संबंधित अपनी देखरेख करता था। 4 तत्व थे, जिसमें राजकुमार, मुख्यमंत्री, युवराज जैसे विद्वान निवास कर रहे थे। तो दूसरी तरफ इसके केंद्रीय प्रशासन में लगभग 26 विभागाध्यक्षों की एक सूची भी हमें प्राप्त होती है। ये जानकारी हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है। इसी प्रकार मौर्य वंश में समाज को 4 भागों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके बाद में है गुप्त वंश। गुप्त वंश की सत्ता के रूप में देखा जाए तो यहाँ पर पहला शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, कुमार देवी से विवाह किया और गुप्त संवत की स्थापना की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। तो चंद्रगुप्त प्रथम नामक विद्वान हुआ था। फिर समुद्रगुप्त हुआ, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसने भारत को 5 भागों में विभाजित किया था। इसके बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हुआ, जिसने उज्जैन और पाटलिपुत्र 2 नगरों की स्थापना की थी, अर्थात राजधानी बनाई। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय ही चीनी यात्री फायान आया था। इसी प्रकार गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में पढ़ा, अर्थात जिसमें कालिदास, वराहमिहिर जैसे विद्वानों के बारे में हमने अध्ययन किया। अर्थात कालिदास ने रघुवंश, कुमार संभव और मालविकाग्निमित्र जैसे पुस्तकों की रचना की। तो कोषागार अमर सिंह उसके दरबार में रहता था। अर्थात यूं कह सकते हैं कि गुप्त काल के अंतर्गत जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, उसमें अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ, दिल्ली का लोह स्तंभ का निर्माण हुआ। तो इसी तरीके से सुल्तानगंज में 80 फीट ऊंची बुद्ध की मूर्ति भी स्थापित की गई थी। यहाँ पर भी समाज को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य था। यहाँ पर विवाह और स्वयंवर जैसी प्रथाओं का भी उल्लेख हमें मिलता है। इसके बाद में गुप्तों की बात में देखा जाए, यहाँ पर शक वंश की शक्ति सबसे शुंग वंश है। शुंग वंश की शक्ति स्थापित होती है। शुंग भी शक्तिशाली थे। शुंग वंश का प्रमुख शासक पुष्यमित्र शुंग था।
कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। इसने अपने शासनकाल के अंतर्गत 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। कितने यज्ञ? 2 यज्ञ करवाए थे, जिसका पुरोहित महर्षि पतंजलि था। अर्थात पतंजलि के नेतृत्व में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन पुष्यमित्र शुंग ने किया था। इसने अपना साम्राज्य बढ़ाया था और ये बौद्धों का बड़ा दुश्मन था, इसलिए इसने 84,000 स्तूपों को भी नष्ट करने में सफलता प्राप्त की थी और इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसके बाद में है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश का पहला शासक सिमुक था, जिसने महाराष्ट्र से लेकर के आंध्र प्रदेश तक अपने साम्राज्य का विस्तार करवाया। इस शासनकाल में 2 राजधानियां थी, प्रथम प्रतिष्ठान थी और दूसरी राजधानी अमरावती थी। सातवाहन राजाओं में गौतमी पुत्र सातकर्णी सबसे शक्तिशाली हुआ। गौतमी पुत्र सातकर्णी ये सबसे शक्तिशाली शासक था, जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार करवाया। ये क्रम के अनुसार 23वां शासक था और 24 वर्षों तक गौतमी पुत्र ने महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के मध्यवर्ती क्षेत्रों में अपनी सफलताएं प्राप्त की थी। इसी ने सबसे पहले शकों को पराजित किया था और शासक जिसको पराजित करते हैं उसका नाम रुद्रदामन होता है। ये जानकारी हमें नासिक अभिलेख से प्राप्त होती है। नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी को सहरात वंश का उन्मूलक कहा गया है, जबकि सहरात वंश शकों को कहा गया है। इस प्रकार गौतमी पुत्र शक्तिशाली शासक था। इसी प्रकार सातवाहन वंश के शासकों ने सोने के सिक्के नहीं चलाए, लेकिन तांबे, शीशे, जस्ते इन धातुओं के सिक्के प्रचलित किए थे और इनके काल में बनाया गया चैत्य, कार्ले का चैत्य सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद में वर्धन वंश आता है। वर्धन वंश के शासकों में हालांकि इस वंश की स्थापना पुष्यभूति नामक राजा ने की थी, लेकिन सबसे शक्तिशाली शासक हर्ष हुआ था, या उसको हम हर्षवर्धन के नाम से जानते हैं। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। हर्ष ने प्रयाग सभा का भी आयोजन किया था, जिसका अध्यक्ष चीनी यात्री हैंसान था। इसी प्रकार हर्षवर्धन के शासनकाल में इसने कई ग्रंथों की रचना की, जैसे रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद। ऐसे ग्रंथों की रचना करने वाला शासक भी हर्षवर्धन था। इसने अपने भाई की हत्या का भी बदला लिया था और अपनी बहन राजश्री की सुरक्षा प्रदान भी की थी। इस प्रकार वर्धन वंश के शासकों में हर्षवर्धन एक शक्तिशाली शासक कहा गया है। इसी प्रकार राजपूत कालीन कुछ राज्य जिसके अंतर्गत पाल वंश का नाम आता है। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। गोपाल ने अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। इस गोपाल की प्रारंभिक राजधानी पाटलिपुत्र थी, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी राजधानी बंगाल में स्थापित की थी। अर्थात इसके बाद में धर्मपाल प्रमुख शासक हुआ। धर्मपाल के काल में त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ, अर्थात पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार इन तीनों वंशों के मध्य जो संघर्ष, जो युद्ध हुआ था, उसे त्रिकोणात्मक संघर्ष के नाम से जाना जाता है। प्रारंभिक अवस्था में पाल वंश के राजा धर्मपाल विजयी होता है, लेकिन अंत में गुर्जर प्रतिहार वंश की इस त्रिकोणात्मक संघर्ष में जीत होती है और कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहार वंश के शासन अपना शासन स्थापित करते हैं। इसी प्रकार विक्टपाल और धीमान जैसे विद्वानों को भी संरक्षण पाल शासकों ने दिया और पाल शासक बौद्ध धर्म के अन्वयी थे, अर्थात बौद्ध धर्म का विकास करने वाले पाल थे। कहा जाता है कि यहाँ पर अतिशा नामक विद्वान था, उसको बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए तिब्बत में पाल वंश के राजा नेपाल में भेजा था। इसी प्रकार इस वंश के शासकों ने नालंदा और विक्रमाशील जैसे विश्वविद्यालयों को भी संरक्षण दिया था। हालांकि विक्रमाशील विश्वविद्यालय की स्थापना है वो धर्मपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी, जो किस वंश का शासक था? गुप्त वंश का शासक था। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि नालंदा और विक्रमाशील जैसे विश्वविद्यालयों को संरक्षण पाल वंश के राजाओं ने ही प्रदान किया था। इसके बाद में है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यकेत थी, हालांकि इनकी प्रारंभिक राजधानी है वो नासिक थी। क्या थी? नासिक थी। अर्थात दंती दुर्ग ने सबसे पहले राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की और उसके बाद में इसने अपने साम्राज्य का विस्तार करवाया और राष्ट्रकूट शासकों में महत्वपूर्ण शासक कृष्ण प्रथम हुआ, जिसने एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर बनवाया। कौन सा मंदिर बनवाया था? कैलाशनाथ मंदिर।
और ये मंदिर बनवाया था एलोरा में। तो एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर कृष्ण प्रथम बनवाया था। और इसी तरीके से अमोघ वर्ष यहाँ का प्रमुख शासक हुआ। कौन हुआ था? अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष को सुलेमान जैसे विद्वानों ने भारत के 4 शक्तिशाली शासकों में से एक कहा है। और इसी अमोघ वर्ष ने अपनी राजधानी नासिक से हटाकर मान्यखेत की स्थापना की। किसकी स्थापना की? मान्यखेत। और ये महाराष्ट्र के अंतर्गत स्थापित की गई थी। तो राजपूत शासकों के शासनकाल में 2 प्रमुख भाषाएं थी, एक कन्नड़ थी, दूसरी संस्कृत थी। अर्थात कन्नड़ और संस्कृत भाषा में साहित्य लिखे गए थे। इसके बाद में गुर्जर प्रतिहार वंश, इसका पहला शासक नागभट्ट प्रथम था। कौन था? नागभट्ट प्रथम था, जिसने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना गुजरात के अंतर्गत की थी। उसके बाद वत्सराज था, जिसने सम्राट की पदवी धारण की। तीसरा शासक नागभट्ट द्वितीय था, जिसने अपनी राजधानी कन्नौज को स्थापित किया। किसको स्थापित किया? कन्नौज को। तो गुर्जर प्रतिहार शासकों में देखा जाए तो राजा भोज सबसे शक्तिशाली शासक था, जिसे मीर भोज भी कहा जाता है। इसके और इसी मीर भोज के शासनकाल में अरब यात्री सुलेमान आया था। कौन आया था? सुलेमान। सुलेमान अरब यात्री गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक मीर भोज के शासनकाल में भारत आया था। तो कहने मतलब मीर भोज एक शक्तिशाली शासक था। उसके बाद महेंद्रपाल शासक होता है, जिसके शासनकाल में गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों में इसकी गिनती की जाती है। लेकिन महेंद्रपाल के शासनकाल में एक प्रमुख ग्रंथ कपूर मंजरी भी लिखा गया और उसको लिखने वाला विद्वान राजशेखर था। इसके बाद में हम देखें तो चोल वंश की सत्ता हमारे देश के अंतर्गत स्थापित होती है। चोल वंश के शासकों में करिकाल का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसने कावेरीपट्टनम नगर की स्थापना की और वहां पर 100 मील लंबा एक बांध का भी निर्माण करवाया था और उरगपुर को भी इसने राजधानी बनवाया था। चोल वंश का 2 बार स्थापना होती है, तो वो करिका संगम वंश के नाम से भी इसे जानते हैं चोल वंश को। तो दूसरी बार जो सत्ता स्थापित की थी विजयालय ने की थी। विजयालय भी एक शक्तिशाली शासक था, लेकिन सबसे शक्तिशाली शासक राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम हुए। दोनों ही चोल वंश से संबंधित थे। राजराज प्रथम ने राजराजेश्वर मंदिर या व्रतेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो राजेंद्र प्रथम ने गंगा के आसपास के प्रदेशों को जीता और गंगेकोंड की उपाधि धारण की। गंगेकोंड चोलपुरम इसने एक मंदिर का भी निर्माण करवाया और वहां पर अपनी राजधानी भी गठित की और चोल गंगम नामक एक तालाब का भी निर्माण करवाया। अर्थात राजेंद्र प्रथम और राजराज प्रथम को वास्तुकला के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चोल वंश की प्रशासनिक व्यवस्था में देखा जाए तो वहां पर ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था। कासू नामक सिक्के का प्रचलन किया था। चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में बांटा गया था, जिसे मंडलम कहा गया है। कोटम, कुर्रम, ग्राम, इस प्रकार के छोटे छोटे समुदायों में भी ये विभाजित था। और द्रविड़ मंदिर शैली का विकास सबसे पहले चोल वंश के राजाओं ने ही किया था और दक्षिण भारत में नहरों का निर्माण व सिंचाई के साधनों का विकास चोल काल में ही हुआ था। इसके बाद चालुक्य वंश के शासक आते हैं। चालुक्यों की राजधानी कांची थी। राजधानी का नाम क्या है? कांची है। कांची था, जबकि चोल वंशों की राजधानी तंजौर थी। तो कांची किसकी राजधानी थी? चालुक्य वंश की। चालुक्य वंश का जो प्रथम शासक था वो सिंह विष्णु था। उसके बाद महेंद्र वर्मन प्रथम होता है, जिसने महेंद्र तालाब का निर्माण करवाया और महेंद्र वर्मन के शासनकाल में पुलकेशिन द्वितीय पराजित हुआ था। तो उसके बाद में हम ये भी देखते हैं कि चालुक्य वंश के शासक में नरसिंह वर्मन प्रथम हुआ था, जिसने महाबलेश्वर में या महाबलीपुरम में शोर मंदिर का और रथ मंदिरों का भी निर्माण करवाया था। तो इस प्रकार महाबलीपुरम की जो रथ मंदिर है वो गोपाल वंश से संबंधित है। तो वहां पर उनकी स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। ये कांची राजधानी थी, गोपाल वंश की थी और चालुक्य वंश की जो राजधानी थी वो वातापी थी। वातापी राजधानी चालुक्यों की थी। तो इस प्रकार चालुक्य राज्यों में देखा जाए तो पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो इस तरीके से चोल, चालुक्य, पल्लव ये दक्षिण भारत के 3 राजवंश थे, जिन्होंने हमारे देश के अंतर्गत कई प्रदेशों को जीता था और श्रीलंका के राजाओं को भी बार बार चोल और चालुक्य वो पल्लव वंश के राजा थे, उन्होंने पराजित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी।
अब ये तीनों है भारत के अंतर्गत विदेशी जातियां थी, शक, होण और कुषाण। तो शक जाति, होण और कुषाण, इन तीनों ने जो भारत में प्रवेश किया था वो कौन सी दर्रा थी? बोलन दर्रा थी। कौन सी दर्रा थी? बोलन दर्रा थी। अर्थात तीनों ही बर्बर या कहने वाला भी कह सकते कुर्द जातियां थी, भारत के अंदर प्रवेश किया। शकों के 4 केंद्र भारत में थे। अभी आपको पहले बताया था कि इनके केंद्र मथुरा, तक्षशिला, उज्जैन के आसपास स्थापित थे। तो होण जिसमें तोरमान और मीरपुर जैसे शासक हुए और भारत के अंतर्गत अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो कुषाण शासकों में सबसे शक्तिशाली शासक था वो कनिष्क था, जिसने चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, अभी अपने पढ़ा, और महायान बौद्ध धर्म की शाखा का विस्तार से विकास किया। तो कुजुल कड़फिसिस द्वितीय था, उसने हमारे देश के अंतर्गत सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। तो इस प्रकार भारत के अंदर शक, होण, कुषाण तीनों ही विदेशी जातियों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और भारत के अंतर्गत रहते हुए उन्होंने बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म और शैव धर्म को अपनाया था। तो इस प्रकार शक, होण, कुषाण तीनों ही विदेशी जातियों ने भारत के अंतर्गत आत्मसातीकरण कर लिया था। तो इस तरीके से हमने समझा कि एक बार पुनरावृत्ति कर ली कि इन सभी वंशों की जो तिथियां हैं, जो राजधानियां हैं और इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, उनको आपको याद रखना